अध्याय 3। वापसी पर बानी का पहला दिन। वुडफोर्ड वैसा नहीं था जैसा वॉनी को याद था। वह 5 साल की उम्र के बाद से वापस ही नहीं आया था। बात यह नहीं थी कि चीजें बदल गई थीं, बस इतना था कि अब जब वह बड़ा हो गया था वे अलग नजर आती थीं। उस नदी को ही लीजिए जो शहर के बीचों बीच बहती थी। जय यार्नी छोटा था तो उसे वह तूफानी वार सरीखी लगती थी। अगर कोई इसमें गिर पड़े, उसने सोचा था, तो पलक झपकते वह जाएगा और फिर कभी उसका पता नहीं चलेगा। वो पुलों के ऊपर से झांक कर देखने के लिए बहुत छोटा था और उसकी माँ उसे उठाकर मुंडेर पर खड़ा कर दिया करती थी ताकि वह नीचे हरहराकर बहते पानी को देख सके। तेज बहाव और गहराई के कारण एक तरह से यह एक डरावना अनुभव रहा था, लेकिन सुखद भी, क्योंकि उसकी माँ उसे हमेशा कसकर पकड़े रहती और वह जानता था कि वह नदी में नहीं गिरेगा। वह अपनी माँ की बाहों से चिपका रहता और नदी को भागते गुजरते देखता रहता। अब जबकि वह बड़ा हो गया था, 60 से भी ज्यादा वर्ष के अरसे में पहली बार कस्बे का चक्कर लगाते हुए वह किसी की मदद के बिना आसानी से पुलों के ऊपर से नीचे देख सकता था। उसे ये देखकर हैरत हुई कि नदी कितनी सक्रिय जान पड़ती थी, कितनी छरहरी और छिछली और मंथर। कुछ हद तक ऐसा इसलिए था कि जब वह बच्चा था तो यह अकेली नदी थी जिसके बारे में वह जानता था, लेकिन अपनी जिंदगी के दौरान उसे मालूम हो गया था कि नदियाँ कितनी बड़ी हो सकती हैं। बानी ने पेरिस में सेन को देखा था और लंदन में टेम्स को। उसने बहुत बेहंगम नदियाँ देखी थीं, अमेरिका में मिसिसिपी, मिस्र में नील और हिंदुस्तान में गंगा। जब वह ब्राज़ील गया तो उसने अमेज़न को भी देखा जो इतनी चीड़ी थी कि जब आप एक किनारे पर खड़े होते तो दूसरा किनारा नहीं देख सकते थे। लेकिन वुडफोर्ड वाली नदी अब इसलिए भी छोटी सी नजर आती क्योंकि खुद वॉनी पहले से बड़ा हो गया था। एल्बर्ट हॉक्स की मूर्ति भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि उसने सोचा था। न कस्बे के छोर का पर्वत, न गिरजे की नुकीली चोटी वही सुंदर खिड़कियों वाली उतनी ऊंची थी जितना कि उसे याद था। उसे कुछ ऐसा लगा मानो वह कस्बे की हर चीज को दूरबीन के उल्टे सिरे से देख रहा हो। और हालांकि वह समझ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इस बात ने उसे थोड़ा उदास कर दिया था। वुडफोर्ड में उसका पहला दिन ठीक नहीं गुजरा था। वह कला विथिका गया था, क्योंकि पियानो बजाने के अलावा वॉनी को चित्र देखना दुनिया में और किसी भी चीज की वनस्पत सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन वुडफोर्ड की कला वीथिका में लगे चित्र कितने दिल तोड़ने वाले थे। वहाँ एक चित्र था जिसमें भेड़ें गडेरिये से बड़ी थीं, और एक महिला की तस्वीर थी जो कुल मिलाकर सुंदर थी सिवा इसके कि उसकी आंखों में महंगापन था। बानी ने सही गुंताड़ा भिड़ाया कि ऐसा जानबूझकर नहीं हुआ था, बल्कि चित्रकार, हालांकि हाथों और वालों को अंकित करने में काफी दक्ष था, लेकिन आंखों के सिलसिले में उतना माहिर नहीं था। खैर, वॉनी ने सोचा, कम से कम देखने के लिए खुद मेरे पास चित्र तो हैं ही। चित्र वीथिका से निकलकर वह कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया। जिस घर में वह अभी अभी रहने के लिए आया था, उसका रसोई घर बिल्कुल खाली था, इसलिए उसे हर चीज की जरूरत थी। इससे पहले कि वह जैम लगे बिस्कुटों और चॉकलेट केक जैसे पकवानों के बारे में सांच भी सके, उसे नमक और चाय जैसी तमाम उबाऊ चीजें धोकर घर ले जानी थीं। चूंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी होटलों में गुजारी थी, इसलिए उसे पहले कभी सौदा सुलफ नहीं लाना पड़ा था और उसने पाया कि यह काम सिर चकरा देने वाला है। जितनी तरह की खाने पीने की चीज़ों की आप कल्पना कर सकते हैं उनके डिब्बों और शीशियों से अलमारियां भरी हुई थीं। जैसे ही वह एक डबल रोटी अपनी टोकरी में रख रहा था, उसने किसी को कहते सुना, ये वही है वॉनी वेरिंगटन, पियानो बजाने वाला। आपकर वानी अलमारियों की दूसरी कतार के पीछे सरक गया और खरीदारी के काम में जुटा रहा। देखो, माँ, एक छोटा सा बच्चा बोला। वो आदमी जिसके हाथ में सूप का डिबिया और दूध की बाटली है। ये वही आदमी है जो आज सुबह अखबार में था, वही करोड़पति जो रहने के लिए यहाँ लौटा है। सभी लोग जो हाथ में अंडे और दही और पनीर लिए आसपास खड़े थे, अपना अपना काम रोककर वॉनी को देखने के लिए मुड़े, मानो वह वुडफोर्ड की कला वीथिका में टंगा कोई चित्र था। पता है, बच्चा ठीक कह रहा है, एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये वही है। बानी को अपना चेहरा लाल और गर्म होता महसूस हुआ। इसके बावजूद कि वह सब कुछ जिसकी उसे जरूरत थी और वो खरीदना चाहता था,
अभी वह इकट्ठा भी नहीं कर पाया था। वह जल्दी से पैसे चुकाने के लिए बढ़ा। अरे देखो, काउंटर के पीछे खड़ी युवती ने कहा, ये तुम हो? ये वही है, उसने वॉनी का हिसाब जोड़ते जोड़ते वॉनी के पीछे खड़े आदमी से कहा। कौन? उस आदमी ने पूछा। ये, युवती बोली। पता है, क्या नाम है इसका? बोले तो, अरे वह अखबार वाला बंदा, पियानो बजाता है, माल से मस्त, वो तुम ही हो, है न? उसने फिर से बानी की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, वो मैं ही हूँ, वॉनी ने असहाय स्वर में स्वीकार किया। बोला था न, युवती ने मैदान मार लेने के अंदाज में कतार में खड़े आदमी से कहा। वॉनी ने अपनी खरीदारी के पैसे चुकाए और भाग खड़ा हुआ। जब तक वह घर पहुंचा, वह दोपहर के भोजन के लिए तैयार था। उसने खाने के लिए डबल रोटी के टोस्ट के साथ फलियां बनाई, लेकिन उसे महसूस हो रहा या कि इसमें कुछ स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वह डबल रोटी पर लगाने के लिए मक्खन लाना भूल गया था। उसने सोचा कि खाना वह अपने कमरे में जाकर खाएगा और वह उसे एक ट्रे में रखकर गलियारा पार कर रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। भला कौन हो सकता था? वह वुडफोर्ड में किसी को नहीं जानता था। उसने अपना खाना गलियारे की मेज पर रख दिया और सावधानी से सामने का दरवाज़ा खोला। पुफ्फ! फौरन एक रोशनी कौंधी, जिसने अपनी सफ़ेद चमक से वॉनी को पल भर के लिए चौंधिया दिया। कौन हो तुम लोग? वह उन दो आदमियों पर चीखा जो उसके दरवाजे के बाहर सीढ़ी पर खड़े थे। वुडफोर्ड बिगुल, जैसे ही एक ने कहा, पुफ्फ! दूसरे आदमी ने एक और फोटो खींच लिया। मैं अपनी फोटो नहीं खींचवाना चाहता, वॉनी ने कहा और जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने को हुआ, बात करने वाले आदमी ने उसे खुला रखने के लिए अपना पैर अड़ा दिया। पैर में उसने सबसे उम्दा चमड़े का एक शानदार चमकता हुआ काला जूता पहन रखा था। यह अजय सी बात थी, क्योंकि वैसे वह आदमी काफी फटीचा लगता था। वुडफोर्ड बिगुल, उसने फिर कहा। चलो, खोलो दरवाज़ा। क्या चाहते हो तुम? वॉनी ने कहा। हमें अपनी बिंदास जिंदगी के बारे में बताओ। हमें अपना धांसू घर दिखाओ, समझे? ये सच, अगर आप बुरा न माने तो, मैं ये सब नहीं करना चाहता, वॉनी ने कहा। बिल्कुल मानूंगा मैं बुरा, समझे? आदमी ने आपा खोते हुए जवाब दिया। मेरे पास पूरा दिन थोड़े ही है ज़ाया करने के लिए, मुझे घंटे भर में जैस्पर जेलिट के घर पहुंचना है, उसकी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। चलो, जल्दी करो और हमें अंदर आने दो। अब तक वॉनी काफी भयभीत महसूस करने लगा था। मैं सचमुच नहीं चाहता, उसने फिर से कहा। वह आदमी अब भी अपने पैर से दरवाजे को धक्का दे रहा था और फॉक में से झांक रहा था ताकि घर का जो कुछ भी नजर आए, उसे देख सके। अचानक उसकी नज़र गलियारे की मेज पर रखी ट्रे पर पड़ी। ये तुम्हारा लंच है? उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। टोस्ट और फलियों, बस यही खा रहे हो तुम? मुर्ग मुसल्लम नहीं, शैंपेन नहीं। पुफ्फ! कैमरे वाले आदमी ने दरवाजे की फांक में से एक लंबा सा लेंस घुसेड़कर एक और फोटो खींच ली थी। चौंधियाने वाली रोशनी ने उसके साथी को चौंका दिया जो अपना पैर हटा लेने की गलती कर बैठा। तत्काल वॉनी ने दरवाजे को धमाके से बंद किया और चाबी घुमा दी जिससे वे बाहर रह गए। उसके दिल में डर से नगाड़े बज रहे थे। वुडफोर्ड बिगुल से आए आदमी ने धम धम और खटखट शुरू कर दी। ओए, सुन, ये ठीक नहीं है, मुझे अंदर आने दे, ये दरवाज़ा खोल दे, वरना तू बहुत पछताएगा। काफी देर के बाद ये खटखट आखिरकार एक धमाके के साथ खत्म हुई जो इतना जबरदस्त या कि वॉनी ने सही अनुमान लगाया उस आदमी ने दरवाजे को सबसे उम्दा चमड़े से बने अपने शानदार चमकीले जूते से ठोकर मारी होगी। मत सोचना कि मामला यहीं खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। उसने चिट्ठियों के लिए बनी फांक में से चिल्ला कर कहा, तुम पछताओगे। हाँ। जब तक ये हंगामा खत्म हुआ, वॉनी की फलियों बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। उसने किचन में जाकर उन्हें खुरचकर फिर से गर्म करने के लिए हांडी में डाला, लेकिन याद वनी नहीं, क्योंकि डबल रोटी का चूरा भी फलियों में मिल गया था। आखिरकार वॉनी ने हथियार डाल दिए। वह अपने कमरे में गया जहां पियानो रखा था। चाहे उसे कितना खराया लग रहा होता, चाहे मौसम ठंडा और बरसाती होता, चाहे वह अकेला होता और लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे होते, पियानो बजाने से उसे हमेशा बेहतर महसूस होने लगता।
उसे बढ़िया संगीत सुनना पसंद था और उस संगीत को रचना, उस अद्भुत आवाज के केंद्र में होना, उसका अनहोना सबसे मधुर अनुभूति थी। और इसलिए अपने पियानो का ढक्कन उठाकर बानी ने उसे बजाना शुरू किया। हालांकि वह जानता नहीं था, अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था।